देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज हम रियल एस्टेट में बात करेंगे आगरा की, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 4 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की जमीन हड़पने के लिए उनके फर्जी वसीयत तक बना दी गई है। 2 बार आरोपियों ने उनका वारिस बनने का भी प्रयास किया, जहां तहसील की जांच में हकीकत सामने आने के बाद शाहगंज थाने में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमे में सपा के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा सहित 7 लोग नामजद हैं। मुकदमे के बाद शाहगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की 17 जून 2011 को मौत हो गई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मौत से 5 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। मुकदमा उनकी सगी बहन के नाती अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा ने दर्ज कराया है, जब बताया गया कि करीब 17 करोड़ की 28 बीघा जमीन हड़पने की साजिश रची गई। जमीन धाधुपुरा और करबना में है। उन्होंने मुकदमे में लिखाया कि पूर्व मंत्री की 2 बहनें थी, धनवंती और भूदेवी। उनके परिजन ही पूर्व मंत्री के असली वारिस हैं और तहसील दस्तावेजों में उनके नाम भी अंकित हैं। राकेश कुमार वर्मा ने आरोप लगाया कि अगस्त 2011 में नगला पेमा निवासी शिवराम सिंह विजेंद्र सिंह तूफान ने खुद को रघुवर दयाल का वारिस बताते हुए तहसील में प्रार्थना पत्र दिया। उसे जांच के बाद निरस्त कर दिया गया। आरोपी ने उसके बाद साजिश के तहत एक वसीयत पेश की है। उसके रजिस्टर्ड होने का दावा किया गया और वसीयत को 8 जुलाई 1981 का दर्शाया गया। वसीयत पर बाबा रघुवर दयाल वर्मा और उपनिबंधक तेज बहादुर की फर्जी हस्ताक्षर किए गए। कोर्ट के आदेश पर हस्ताक्षर मिलान हुआ है। जांच में हस्ताक्षर फर्जी निकले हैं। जांच के लिए बाबा के हस्ताक्षर की प्रति विधानसभा से निकलवाई गई थी। क्या मामला तहसील में चल रहा था। महाभारत का निस्तारण उनके पक्ष में हुआ और पीड़ित ने डीपी सिटी सूरज कुमार राय को प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं तहसील में चले बात के बाद निस्तारण के कागज भी लगाए गए थे और इसी आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब मुकदमा दर्ज हो गया है। यहाँ राकेश कुमार वर्मा जो अधिवक्ता है, जो पूर्व मंत्री के नाती बताए जा रहे हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार वहां पर लगाई गई है। 70 करोड़ की लगभग 28 बीघा जमीन जिस पर फर्जी वसीयत बनाई गई और जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पूर्व सपा विधायक और उसके साथ साथ 7 लोगों पर इस पूरे फर्जी ड्रामे का जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। देखना होगा कि जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये है क्योंकि हम लगातार जमीनों के सौदों को लेकर बात कर रहे हैं, भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद होते जा रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होती है वो एक लंबित प्रतिक्रिया बताई जाती थी कि लंबी प्रक्रिया है जिस पर जांच होगी, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये जो मामला है वो पूर्व मंत्री का बताया जा रहा है। उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है और उनको कब्जाने की साजिश सपा के ही लोगों ने की। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेश जी बहुत स्वागत है और शुरुआत देखिए आप ही के साथ करना चाहेंगे, उसके बाद हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। ज्ञानेश जी, ये जो जमीन के सौदे को लेकर या जमीन का ये जो पूरा फर्जी वसीयत बनाई गई है और इस पूरे फर्जी जो ड्रामा किया गया है, ये फर्जी जो खेल खेला जा रहा है फर्जी वसीयत बनाने का, इसमें सपा नेता सहित 7 लोग जो है उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। कैसे आप इस मामले को देख रहे हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले की सत्यता क्या है। यहाँ पर जो अधिवक्ता कह रहे हैं कि उनके कोई जो भी उनके वारिस हैं वो उनके परिजन ही हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो उनके नाम है वो दर्ज है, उसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से उसकी शिकायत दर्ज करा दी है। जो फर्जी वसीयत बनाई गई थी उसमें फर्जी वारिस बनाए गए और उसको फिर कोर्ट में लगाया गया था, नकली उसमें हस्ताक्षर किए गए। क्या कुछ पूरे इस मामले की सत्यता है। ऋषिका जी बताना चाहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे लगातार जो भी कहे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां होगी। बता दूं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने बताया कि ये मामला है कि हमारी जो भूमि है, और बता दूं सबसे बड़ी बात ये कि पूर्व मंत्री हैं और पूर्व मंत्री एक बार नहीं 4 बार, बताइए, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और इन दबंग भूमाफियाओं को बिल्कुल डर नहीं रहता है। अब समाजवादी पार्टी में लगातार लोग ऐसे आरोप लगाते रहते हैं, वो हकीकत देखिए आप, कहीं न कहीं जो है मुकदमे में मुकदमा हो गया, मुकदमा कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया और लगभग इसकी जो जमीन की कीमत है ऋषिका जी, वो 70 करोड़ रुपए बताई जा रहे हैं। 28 बीघा की जमीन है।
तो जो कानून उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, कहीं न कहीं जो ऐसे माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम करता है, कहीं न कहीं फेल होता नज़र आ रहा है। और जो इस पीड़ित युवक को अगर विधानसभा आना पड़ रहा है और मीडिया कर्मियों से बात करनी पड़ रही है और अपना प्रार्थना पत्र उनको देना पड़ रहा है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जो उनके कोई पोते हैं, उन्होंने राजेश कुमार वर्मा, उन्होंने ये एफआईआर पंजीकृत कराई है। पूरा मामला बता दूं तो ये लगभग कैबिनेट मंत्री हैं रघुवर दयाल वर्मा, और इनकी जो जमीन है वो हड़पने के लिए पूरी वसीयत बनाई गई है। और जिसमें कि तहसील की जांच में हकीकत सामने आने के बाद में साहबगंज, जो साहबगंज थाना पड़ता है, उसमें धोखाधड़ी की धाराओं में गंभीर मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमे में जो सपा नेता हैं, सिकोहाबाद के पूर्व विधायक भी, ये भी बता दूं ऋषिका की, ये भी पूर्व विधायक है। और पूर्व विधायक के साथ में ओम प्रकाश वर्मा सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमे के बाद साहगंज पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की 17 जून 2011 को मौत हुई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मौत से 5 साल पहले उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। मुकदमा उनकी सगी बहन के नाती अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने दर्ज कराई है। और राजेश कुमार वर्मा जो है वो विकास नगर कॉलोनी सेक्टर 3 में रहते हैं। तो इस तरीके की हम एक एक बात को कहना चाहेंगे कि देखिए, योगी सरकार है, लगातार ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर खौफ इसका जी नहीं है। आखिर क्या कारण है कि जो इस सरकार में सख्त कानून होने के बावजूद ये जो ऐसे भूमाफिया जो पनप रहे हैं, जो ऐसे लोगों भी का नहीं छोड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक बार नहीं 4 बार रह चुके, तो इनको डर कहाँ गया इनके आगे? इनको कानून का कोई डर नहीं रहता इसका, ना तो पुलिस का डर है ना कानून का डर है। और बता दूं, जो जिन्होंने आरोप लगाया है, जो पीड़ित है, वो अधिवक्ता है। आप सोचिए, ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को करना चाहिए, तभी इन लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अन्यथा क्या होते हैं ऐसे केसों में, कई मर्डर हो जाते हैं, कई खून खून खराब ठीक है। भी हो जाते हैं। ठीक है ज्ञानेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि देखिए ये जो पूरा मामला है पूर्व मंत्री का है और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, और लगातार हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लगातार इस तरह की बात करते हैं कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ अगर इस तरह की तस्वीरें हम आते हुए देखते हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथ पीड़ित राजेश कुमार वर्मा कुछ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप ही के पास मैं सीधा आ रही हूँ, आपसे जानना चाहूंगी अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई है? कब से ये पूरा जो प्रकरण है वो कब से चल रहा है? कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का अब क्या कुछ कहना है? क्योंकि नकलियत वसीयत उनकी तरफ से भी पेश की गई है। हालांकि जैसे कि पूर्व में वक्तव्य में मैंने कहा कि खारिज कर दी गई थी क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर वगैरह वहां पर पाए गए थे, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है राजेश जी? मैडम, ये प्रकरण 2011 से, जब मेरे बाबूजी एक्सपायर हुए थे 17 जून 2011 को, तब से लगातार जारी है। 16 अगस्त 2011 में भूमाफिया जो है क्या है, शिवराम सिंह, जो पूर्व विधायक के पिता हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र पर एसडीएम महोदय ने जांच कराई थी। जांच के बाद वो प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। विपरीत भूमाफिया इन्होंने कहा था कि हम उनके वारिस हैं, बाबूजी के कोई वारिस नहीं पाए गए थे। उसके आधार पर इन लोगों ने कुछ दिनों बाद 2011 में ये फर्जी वसीयत तैयार करवाई। वो वसीयत अपने पिता और चाचाओं के नाम करवाई थी पूर्व विधायक ने। उस वसीयत के आधार पर तहसील में एक नामांतरण का बात चला था। वो नामांतरण का बाद हमारे पक्ष में फैसला आया है। वसीयत फर्जी साबित हो चुकी है। उसके आधार पर थाना सागंज में सभी पूर्व विधायक सुखवाबाद के ओम प्रकाश वर्मा और उनके सभी परिवारजनों के विरुद्ध मुकदमा पर संख्या 340/6/24, धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आईपीसी में दर्ज हुआ है। सभी भूमाफिया हम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सभी की हौसले बुलंद हैं। जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है राजेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि जान से मारने की धमकी भी अब आपको दी जा रही है, और जैसे कि आपने बताया कि 2011 से ये चल रहा है। हालांकि अभी जब पहले आपने कहा कि पहले आपके पक्ष में ये फैसला आया था, अभी वर्तमान में क्या कुछ नजर आ रहा है? मतलब कितनी लंबी और ये प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है? पुलिस अभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। मुकदमा ले चुका है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है क्योंकि वो पूर्व विधायक है। प्रशासन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है।
मुकदमा 27 तारीख को लिखा गया है, तब से लेकर और आज तक अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम्म, ठीक है राजेश जी। और चलिए हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार नीरज महिरे हमारे साथ जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता पीसी कुरेल, और इसी के साथ शमशेर गाजीपुरी पूर्व प्रदेश मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, मैं अब यहाँ पर सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये पूरा प्रकरण आपने सुना, किस तरह से पीड़ित की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो पूर्व विधायक सपा के हैं। उनके साथ साथ 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज है। और जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, राजेश जी का कहना है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। ऐसा क्यों? लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जमीन के प्रकरण को लेकर हम देखते हैं कि हमेशा जब कोर्ट में ऐसे मामले चले जाते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया वो हो जाती है, बहुत लंबी। और 2011 से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, मैं सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ देश न्यूज का कि ऐसे ऐसे मामला उठाते रहते। बहुत ही मतलब दर्दनाक मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है कि बताइए जब हाई प्रोफाइल के लोगों को नहीं सुनी जा रही है तो इसमें मैं क्या बताऊं। ये मामला बहुत अरे ये मामला बहुत है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। इस बात को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि अधिकारी जो है शासन, अब बताइए शासन पे ये भारी पड़ गए। ये यहाँ तक कि हम लोग भी कॉल करते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। तो इसमें तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री तक ये बात को कैसे पहुंचाया जाए। हो सकता है कि आपके माध्यम से हम लोगों की बात चली जाए। आप भी शमशेर जी बहुत पूर्व मंत्री रह गंभीर चुके हैं, मामला है। बीजेपी से जी, ही जी। प्रदेश मंत्री आप रह चुके हैं, और अगर आप ही ऐसा कहेंगे कि आप ही को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहें, तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी? कहीं ना कहीं अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शासन प्रशासन के इस कदर के हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो आप ही की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर किसकी बात यहाँ पर शासन सुन रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर प्रशासन किसके इशारों पर काम कर रहा है कि ये इतने डॉक्यूमेंट इतने माहिर हो गए हैं कि प्रशासन के साथ मिलकर इतना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इतना फर्जी कागज बना लेते हैं कि हम लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे कार्रवाई की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री तक जब पास पहुंचती है बात तो उस पर तुरंत जांच का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन जांच करने वाला भी तो अधिकारी है। मुख्यमंत्री तो जांच करेंगे नहीं। ये मामला गंभीर विषय है, बहुत गंभीर का विषय। ये मामला मेरे पास भी बहुत आया हुआ इस वक्त। सुल्तानपुर का मामला है, लखनऊ का मामला है, लेकिन जब वो बताते हैं अधिकारी की सर ऐसी ऐसी बात है तो अब वहां तक बात पहुंचने में कि काफी वक्त। ठीक है शमशेर जी। नीरज जी, ठीक है शमशेर जी, नीरज जी आप ही के पास में आ रही हूँ। अब देखिए किस तरह से आप इस मामले को देख रहे हैं। दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि सरकार की बात भी वो नहीं सुन रहे। अब आप शमशेर जी की बात अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो किनका संरक्षण ऐसे अधिकारियों को मिल रहा है? क्योंकि अब ये जो हम जमीन प्रकरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर हम खास करके बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश को हम एक रूप में ये भी देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये बोलते नजर आते हैं कि भूमाफिया नहीं बचेंगे, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 बनता जा रहा है जमीनों के प्रकरण में। देखिए रिश्का जी, जो मामला आया है इसमें एक बात अभी कुछ दिन पहले कही गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे थे मोती सिंह जी, उन्होंने एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार तहसीलों और थानों में बहुत ज्यादा है। उसका जीता जागता प्रमाण ये फिरोजाबाद की घटना बता रही है। 4 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनकी जमीन पे जब कब्जा हो जाएगा, उनके ही फर्जी दस्तावेज बना लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भूमाफिया किस कदर हावी है ये हम और आप से छुपी नहीं है कोई बात, जनता भी देख रही है। निश्चित रूप से इसमें अभी हाल में ही इसी तरह के एक मामले में फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में कई तहसील के अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया था, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार में बैठे जो नौकरशाह है वो निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है कि देश प्रदेश की जनता को न्याय मिले वो नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह की कार्रवाई पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे आदमी को न्याय नहीं मिल पाता। तो निश्चित रूप से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री की जमीन पर ही कब्जा हो जाता है और शासन प्रशासन मौन है, FIR लिख के छोड़ दी, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और पीड़ित भी एडवोकेट है,
उसकी बात न्यायालय में सुनी जा रही है और कहीं नहीं सुनी जा रही, तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। जी ऋषिका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए एफआईआर तो दूर की बात है, यहाँ पर जांच कहाँ तक पहुंची अभी तक इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। नीरज जी हमारे साथ कुरील जी भी जुड़े हुए हैं, पीसी कुरील जी आप ही के पास में आ रही हूँ। देखिए आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि अब ये मामला जो है वो चिंताजनक भी बनता जा रहा है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पर, शासन प्रशासन पर तमाम सवाल इस मामले से खड़े होते हैं। 2011 से ये प्रकरण चल रहा है, एक लंबा समय बीत चुका है और अभी तक भी ये बातें सुनने को मिल रही है। अभी आप पीड़ित की बात भी सुन रहे होंगे, उनका ये कहना है कि प्रशासन ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। पीसी कुरील जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए और शायद इसके कुरील लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। और देश में जो इस तरह से गंभीर मामले बनते जा रहे हैं, इसमें प्रशासन का तो है ही जिम्मेदारी। दूसरी जो है, इस देश में जो सरकारें बनती हैं वो ऐसी व्यवस्थाओं को लेके चलती हैं जो व्यवस्था मानव के खिलाफ है। वो स्वयं ये माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी देखिए, सरकार के द्वारा तमाम 143 की जमीनों पर कब्जा करा दिया गया। 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उस पर जो है कब्जा करा दिया गया, उसको गिरा दिया गया। तो ये जो भी इस तरह की लिप्त है, तो प्रशासन अपने दिमाग इनको हैक कर लिया, ये सरकारों को हैक कर लेता है। तो प्रशासन अपने ढंग से काम करता है, वो अपनी बाहुदी के लिए सरकार के कैसे खास बने रहे, इसलिए ये माफिया भी फलते फूलते हैं और ये भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ रहा है, इसीलिए देश में हिंसा का दौर चल रहा है। और इस सरकारों के बाद देश में तो ठीक है पीसी कुरील जी, उत्तर प्रदेश जो है वो इन मामलों में अब नंबर 1 बन चुका है। सरकार तो एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर ये जो तस्वीरें सामने आती है बेहद शर्मनाक भी है, क्योंकि सरकार लगातार इस तरह के दावे कर रही है और अब तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कल को कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये दावे सरकार के झूठ हैं। ये सब ये जो व्यवस्था इसी देश में फैला रखा है जो मानव के खिलाफ है, उसीलिए जो है ये भूमाफिया और ये सब बढ़ोतरी हो रही है। जो सही भूमाफिया है वो तो बढ़ता जा रहा है, वो लाइजनिंग करे है, प्रशासन को अपने साथ मिला लेता है और उसी से वो आगे बढ़ता है। जब बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसको दूसरा माफिया पैदा किया जाता है, उसके द्वारा उसको हनन कराया जाता है। तमाम गुंडों को इस तरह से दूसरे गुंडे पैदा करके उनको मरवाया गया। तो ये व्यवस्था देश की खुद चला रहे हैं, ये सरकार में बैठे लोग ये व्यवस्था को चला रहे हैं। ये ऐसे नहीं बढ़ रहे, नहीं तो ये बहुत तुरंत खत्म किया जा सकता है। सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है पीसी कुरील जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही या फिर जो बड़े पदों पर अधिकारी हैं उनके संरक्षण में ये जो भूमाफिया हैं वो पनप रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश जी हम देखिए शुरुआत में यही चर्चा कर रहे थे, आप सरकार पर, शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर इस तरह से ढील दी जा रही है, 2011 से कोई प्रकरण लंबित है और अभी तक भी अगर पीड़ित को यह कहना पड़ रहा है कि प्रशासन ही कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा, तो बेहद चिंताजनक विषय अब हो गया है ज्ञानेश जी, जिस पर सरकार को तत्काल रूप से एक्शन भी लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जिनका संरक्षण है उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए रिश्ता जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, हर विभाग के प्रमुख सचिव के साथ में मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद में आदेश करते हैं कि जिले के चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, प्रॉपर वे में फोन उठाएं और सारे जो मामले आते हैं उनका निस्तारण करें। लेकिन हकीकत में ऐसा जैसे सुई की तरीके से ऊपर से चलता है और नीचे तक आते आते उसका लोड खत्म हो जाता है। तो जब यहाँ पर जो माफिया होता है वो माफिया राजस्व के अधिकारियों को मिला लेता है, पुलिस के अधिकारियों को मिला लेता है, फर्जी कागजात तैयार कर दिए जाते हैं और वो जो लाल कलर की नोट होती है उसके पीछे सारा खेल होता है कहीं न कहीं, क्योंकि सबका जो गुनाहगार है वही है। अगर वो खत्म हो जाए भ्रष्टाचार तो कुछ ना हो और सारे नियम और कानून को ताक पर रख के जिनको नियम के लिए रखा गया है वही नियम के साथ में खेलते हैं, जो कानून बना हुआ है वही कानून के साथ में खेलते हैं। तो देखिए जो कानून का जानकार होता है इसका भी उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़े ऐसे मामले नहीं है, न्याय मिलने में तो 7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में मिल सकता है। भाई कोई एफआईआर हुई है, एफआईआर में छानबीन होती है, 10 दिन में छानबीन होने के बाद में एफआईआर होती है, एफआईआर में
आप उस पर विवेचना में 3 महीने का टाइम टैग है, वो कहिए तो लेकिन टाइम यहाँ टैग पर 6 महीने निकालिए। ज्ञानेश जी, आप जिस तरह से बता रहे थे कि तमाम जो समय दिया जाता है उसके लिए भी अब इस प्रकरण में तो काफी लंबा समय मिल गया ना, 2011 से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। और नीरज जी, एक बात और यहाँ पर है, अब जैसे कि ज्ञानेश जी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उसके बाद आदेश दिए जाते हैं, लेकिन वो आदेश देने के बाद मॉनिटरिंग करना भी तो जरूरी है। उसकी निगरानी जब तक नहीं की जाएगी तब तक ऐसे प्रकरण सामने आते रहेंगे, क्योंकि हमने लगातार ये देखा है अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाते हैं, वो नीचे निर्देश दे देते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं, विभाग के अधिकारियों को खुद नहीं पता होता है कि आगे क्या कार्रवाई हुई है। देखिए इसका यही निश्चित मैं रूप कहना से चाहूंगा इसका जी कि इसमें जो ऊपर से विभागीय तो आदेश होता है, कर्मचारियों और लेकिन अधिकारियों हकीकत नीरज जी की जवाब दे भगत रहे ज्ञानेश जी, रहती है जी बोलिए नीरज जी। कि हो पाती है। लेकिन निश्चित रूप से जो छोटे स्तर पे, नीचे तहसील स्तर पे जो कर्मचारी हैं, उनके इसमें लिप्त होने के बावजूद ही ये सब चीजें इतनी पनपती हैं कि आदमी अपनी जमीन की जगह दूसरी जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसका वारिस बन जाता है और फिर वो मामला कोर्ट में चला जाएगा। तो कोर्ट में जाने के बाद ना तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान लेगा और मामला कोर्ट में लंबित रह जाता है। कोर्ट चूंकि इतनी स्पीड स्लो रहती है माननीय न्यायालय की, कि उसमें पीड़ित को इतनी जल्दी न्याय मिल पाना मुझे लगता है कि संभव नहीं होता। और अंत तो करता जी, मतलब ईमानदार व्यक्ति जिसकी खुद की जमीन है वो हर थक के हार जाता है। तो निश्चित रूप से इस पे न्यायालय को भी बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। और चूंकि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास स्वयं है, तो उस पर भी गंभीरता से लोग देखें कि इस तरह के भ्रष्टाचार ना हो कि 4-4 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री की जमीन कोई लोग हड़पने पे आमादा हो जाए। तो निश्चित रूप से भूमाफियाओं के बुलंद हौसले हैं और इस पे सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल देखना होगा नीरज जी कि इस पर कड़ी कार्रवाई कब होती है, लेकिन फिलहाल ये जो विषय है सभी को हैरान कर देने वाला है और एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि इसने अब सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन की कार्य प्रणाली के ऊपर तमाम जो सवाल है वो खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि भविष्य में इस विषय पर कब तक कार्रवाई हो जाती है और अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर उसकी जवाबदारी कौन लेगा, ये जवाबदारी किसकी होगी, ये भी जवाब सरकार को देना होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक पूर्व मंत्री की जमीन पर कब्जा कर लिया की कोशिश की जा रही है और शातिरों ने, जो शातिर है वो पूर्व सपा विधायक और उनके साथ ही 7 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है जिन्होंने फर्जी वसीयत बना ली, पूर्व मंत्री के वारिस बताने का खुद को कोशिश की गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को जब इसके कागज लगाए गए तो न्यायालय से इसको खारिज कर दिया गया, लेकिन फिलहाल प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और लगातार दबंगों की ओर से पीड़ित पक्ष को धमकी दी जा रही है जान से मारने की, यानी कोई भी अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती है, इस पर तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।